recent research के according, 28% of men and approximately 39% of women prefer to be single rather than to be in relationship. अब मैं Gen Zs की बात करूँ, उनकी वैल्यूज जो है उनके पेरेंट्स वाली चलती आ रही है. उन्होंने अपनी चॉइसेस सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए गिव अप करी. बच्चे जब देखते हैं उनके पेरेंट्स फाइट करते हैं या उनके बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, लड़ाई, difficult situations, difficult conversations, disagreements are a part of a healthy relationship. ओपन मैरिज केसेस जैसे कि बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे पर्सन से, ऑपोजिट जेंडर से. अब वही चीज एक आदमी करे कि उसकी जरूरत नहीं पूरी हो रही, वो बाहर जाए, अरे वो तो आदमी है. यही चीज अगर वो औरत करे तो वो बदचलन होगी. That's टुडे वी हैव साइकोलॉजिस्ट करिश्मा मेहरा विद अस, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि किस वजह से कई बार हमारे रिश्ते स्पॉइल होने लगते हैं. कई बार हम ट्रस्ट नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, और जिस वजह से रिश्तों में कहीं ना कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते मेजर प्रॉब्लम्स का रूप लेने लग जाती है. और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे रिश्ते जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग चलते रहें, हमेशा चलते रहें, चाहे वो रिश्ता एक शादीशुदा कपल का हो, लिव इन रिलेशनशिप होगा, और या फिर कोई नॉर्मल कपल क्यों ना हो. कोई भी पर्सन जॉब में भी अगर प्रॉब्लम फेस करता है, वो कहीं इस वजह से भी फेस करता है कि वो सुनना नहीं चाहता. हम सुनने के लिए नहीं सुनते, हमें सामने वाले का पर्सपेक्टिव सुनना नहीं है. हम कभी कभी भूल जाते हैं सुनना सिर्फ सुनने के लिए. लिसन टू लिसन, नॉट टू कमेंट. आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए और इंसाइटफुल पॉडकास्ट लेकर आते रहें जो रियलिटी बेस्ड हो और नॉलेजेबल हो. मैम, मोस्ट वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज. थैंक यू सो मच. Then, recent research के according, 28% of men and approximately 39% of women prefer to be single rather than to be in relationship. और they prefer कि ऐसा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए जो मेरे गोल्स के साथ मैच ना करे, इससे अच्छा तो मैं अकेले ही ठीक हूँ. So I think the need to align yourself with your goals is more important than aligning yourself with another person. क्योंकि आपका भी अपना एक बैगेज है और सामने वाले का भी है. टुडे यूथ इज एक्चुअली फाइंडिंग इट मोर डिफिकल्ट टू बी एबल टू शेयर ईच अदर्स बर्डन्स. जब बचपन में हमें कहा जाता था कि बड़े होके रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करो या यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ ईच अदर्स लाइफ. टुडे एवरीवन हैज इंडिविजुअल गोल्स. हम बचपन से अपने बच्चों को बोल रहे हैं अपना गोल लिखो. हमने कभी ये नहीं कहा कि फैमिली could also be a goal or marriage could also be a goal which you want to take forward or life as a goal. We don't discuss. We ask career goals. We ask them what you want to do after 5 years, 10 years. So कहीं ना कहीं वो जो एक alignment लानी चाहिए in a relationship, उसकी नींव हमने शायद कभी डाली ही नहीं अपनी फैमिलीज में. अपने बच्चों को हमने उन चीज़ों के बारे में तो प्रोजेक्शन दिए ही नहीं. What we do talk about is we need to cooperate. We need to adjust. We need to make sure लड़कियों के साथ ऐसे ही होते हैं. There is a lot of stigma and stereotype which is attached. कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को उसी चीज में धकेलते जाते हैं जिन चीजों से लिटरली हम खुद बाहर निकलना चाहते हैं. तो वो बैगेज और बर्डन हम लोग आगे जनरेशन पर पास कर रहे हैं. That's how it is called generational trauma. That's why हम बार बार वही चीजें रिपीटेडली फैमिलीज में देखते हैं. बिकॉज कहीं ना कहीं हम उन चीजों का अकाउंट और उनकी अकाउंटेबिलिटी तो ले ही नहीं रहे. अगर मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए, आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, राइट? और उसी के लिए टुडे द यूथ इज सेइंग बस I don't think I can carry somebody else's burden. So I don't want to say it's a good thing or a bad thing, but I definitely want to say कि जो आज के बच्चे हैं, they are way more aware and more understanding of their own needs and the fact कि सामने वाला अपना बैग लेके आएगा, सिर्फ मेरा बैग उठाने नहीं आ रहा. तो बहुत अच्छे से कन्वे किया मैम ने. इसका एक रीज़न ये भी है कि इसीलिए जो ये वायरल पेंगुइन की जो क्लिप्स थी, इससे हमारे ये जेनजीज ने और ये यंगर जनरेशन ने रिलेट किया. Because what is this viral penguin? Now the idea is just talking about what's going on with your life. You associated with it. And खाली एक वायरल पेंगुइन क्यों, जब आप डोरेमोन वगैरह भी देख रहे थे,
छोटा भीम जैसी चीजें भी आ रही थी, उसमें भी एक स्टीरियोटाइप इन्वॉल्व था. There was always a part of the story which spoke about how girls are, how things have to be, how a child might feel dumb and it's okay to feel dumb. So these are conversations that they are having. And when we're talking about this viral penguin also, the story is how tired and burdened he feels. So that is why he feels that it's okay to walk the way he does, to do the way he does, and the way he has become. It's like, अब मुझे accept कर लो जैसा मैं हूँ. Everyone felt good taking it up and putting it as their reel or promoting themselves as the viral penguin or the penguin shown up for them. But I think personally it also shows a kind of fatigue in the society. Okay. A kind of understanding where the society needs to realize, we all need to acknowledge that I am exhausted, so are you. If I am not okay, you also may be not okay. अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो आप भी शायद उसी प्रॉब्लम से गुजर सकते हो. तो एक एम्पैथी जो एक हमें होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, कहीं ना कहीं अब वो पेनिट्रेट कर रही है हमारी जनरेशन्स में, हमारे एक्शंस में. और बहुत ज़रूरी है आई थिंक टू एक्सेप्ट के इट्स शिफ्टिंग. द पेस इज स्लो. चल हम पेंगुइन के पेस पे रहे हैं या स्नेल के पेस पे रहे हैं, बट इट्स ग्रेजुअली गोइंग टू चेंज. मे बी नॉट टुडे बट मे बी आफ्टर अ डेकेड हमें कुछ डिफरेंस तो दिखेगा ही दिखेगा. द वर्ड यू सेड कि एम्पैथी, वो मे बी अभी धीरे धीरे और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है जनरेशन में. दैट्स वाई उन्होंने रिलेट किया वो वायरल पेंगुइन को कि हाँ इट्स ओके अगर आप उन पूरे ग्रुप ऑफ पेंगुइन के साथ नहीं मैच कर रहे, आपकी थॉट प्रोसेस अलग है और यू वांट टू बी लाइक अलोन और जो भी है. अब हमें पेंगुइन के अंदर तो नहीं पता कि क्या चल रहा था, बट उन्होंने अपने से रिलेट किया क्योंकि मे बी उन्होंने अपने पास में कहीं से कुछ लाइक सीखा होगा या देखा होगा या फील किया होगा या उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा. That's why उन्होंने उससे रिलेट किया. Right. So what is happening is when we're talking about these penguins, monkeys, and when we're talking about these viral stories of anything and everything, like a little away from your monkeys and penguins, there is an 82-year-old woman who's trending for dancing, Right. okay, on social media, and I think it's a wow. It just shows how you can be so happy just being you and doing what you want. And sometimes अपने आप को एक हमें वो प्यार भरा एक मोमेंट देना है. तुझे ये अच्छा लगता है, तुम ये कर सकते हो, मैं ये कर सकती हूँ. बिकॉज वो मोमेंट हमें शायद नहीं मिला, वो चांस हमें अपनी लाइफ में नहीं मिला. एंड कमिंग बैक टू योर पेंगुइन्स एंड मंकीज, आई थिंक माई फेवरेट लाइन टू अ लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स इज रिमेंबर दिस फ्रेज, not my monkeys, not my circus, not my drama. Just keeping it simple that जो जिसके साथ हो रहा है, to each his own. I don't have to play a circus master. I don't have to keep coming to them. मुझे उन कहानियों में घुसना नहीं है, मुझे उन कहानियों में समझना है how it can be different. Problem is we bring the circus home. We bring it close to us. And when you bring anything close to your face, you can't read it. Book पढ़ने के लिए भी आपको एक certain distance चाहिए. So when we talk about people and we talk about relationships, I think हम उनको बहुत stretch कर जाते हैं जहाँ वो चीज़ eventually does not make sense to us and we start talking about people in a wrong way. So I would still say not my circus, not my monkeys, not my drama. Great quote. Okay मैम, अगर मैं किसी रिलेशनशिप की बात करूँ, whether it is a married couple, live-in relationship में जो है या कोई जर्नल कपल है, तो उनके लिए कोई भी रिश्ता हम सिर्फ बोलते हैं कि प्यार, बट प्यार के अलावा भी बहुत से फैक्टर्स हैं. उसमें दो मेजर फैक्टर हैं, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट. इवन दो सबको पता है लव के साथ साथ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं जब हम रिलेशनशिप में आते हैं वो फैक्टर भूल जाते हैं. So when we start with love, we're all out. अगर आप किसी की भी लव स्टोरी देखो तो एक हनीमून फेज जिसको हम बोलते हैं, which generally lasts from say 2 days to it lasts say 6 months or 2 years. Okay, but eventually after the honeymoon period there is reality. And that reality comes when that love needs more support and more pillars to support the relationship. दो लोग एक साथ आ रहे हैं, अगर हम लव की बात करते हैं, we cannot discount trust and respect as 2 parts and pillars of the relationship.
But the problem over here is we declare by saying, I have trust issues. अब आपके पास trust issues है, then you deal with the issue. But you can't spare the other person and say, you can't spare yourself and say, I have trust issues, so I'm going to check your phone. Okay. Trust is trust. And any relationship demands trust. We need to work on building it from both sides. Problem ये है, एक declare करता है I have trust issues, तो I will check your phone. But the other says, boss, you have trust issues. But problem यहाँ क्या आती है कि सामने वाले के फोन में आपको trust issues हो या ना हो, you will find something which will not be okay. And because something is off in your relationship, you have come to this point of wanting to find the phone. So I think trust is something that we all need to work on individually. Points बहुत सारे आते हैं to break or to break down or break it as a relationship. But when two people are powerfully connected with each other and that trust feels normal between them, then that relationship blossoms. And then there is respect. So when we're talking about respect also, I feel respect is like a basic roti kapda makan. Love, trust, respect. It's as good as that. Because without respect, no relationship can sustain. You can love somebody, but if there is no respect, eventually that love will dwindle. वो love चला जाएगा. अगर आपके पास respect cannot be commanded. आप किसी को ये नहीं बोल सकते तुम मुझे रिस्पेक्ट करो. आप सबको ये बोल सकते हो मैं आपको रिस्पेक्ट कर रही हूँ. एंड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट कैन ओनली बी अचीव्ड जब मैं दूंगी. प्रॉब्लम वहां आती है जब सबको लगता है मैं तो कितना ट्रस्ट करती हूँ, मैं तो हर चीज अपना फोन भी ऐसे रखती हूँ, सामने वाले को मैं रिस्पेक्ट भी करती हूँ, मुझे रिटर्न में नहीं मिलता. सो रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट आर बोथ टू वेज. बट शुरू सिर्फ मुझसे होते हैं, वो कभी भी सामने वाले से नहीं होते. जब मैं उम्मीद में हूँ कि सामने वाला मुझे रिस्पेक्ट दे इसलिए मैं रिस्पेक्ट दे रही हूँ, वो गाड़ी कभी चलेगी ही नहीं. बट व्हेन आई एम हैप्पी इन अ रिलेशनशिप, जब मैं अपने रिलेशनशिप में खुश हूँ कि मुझे प्यार है, आई एम हैप्पी, आई फील रिस्पेक्टेड, आई वांट टू रिस्पेक्ट, आई फील ट्रस्टेड, आई वांट टू ट्रस्ट. एंड जरूरी नहीं है हमें इसका ढोल पीटना है. दिस इज एन अनस्पोकन लैंग्वेज ऑफ लव, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट. व्हेन आई फील कि सामने वाला मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट कर रहा है, सामने वाला मुझे ट्रस्ट कर रहा है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से बड़ा कर रही हूँ, या आई एम ट्रस्टिंग माई हस्बैंड टू गिव मी दैट सिक्योरिटी कि वो हमारे लिए बेस्ट सोच रहे हैं. सो ऑल दीज आर अनस्पोकन कॉन्वर्जेशंस, अनस्पोकन पिलर्स दैट एक्चुअली जो रिलेशनशिप को ना कि सिर्फ होल्ड करते हैं बट वो एक्चुअली रिलेशनशिप को मल्टीप्लाई करते हैं. बिकॉज मजबूती ट्रस्ट और रिस्पेक्ट से ही आएगी उस लव में. एंड इवेंचुअली बहुत सारे फैमिलीज में आजकल आप देखो तो डिवोर्स रेट्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड एंड मैरिजेस आर आल्सो ब्रेकिंग. इट्स नॉट बिकॉज लव खत्म हो गया है या रिस्पेक्ट नहीं है या ट्रस्ट नहीं है. अगर इन तीनों में से एक भी फैक्टर थोड़ा सा फ्लिकर हो, थोड़ा सा कम हो, इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर द कपल, for the family and for the society. And हमें लगता है it's okay, but I think इसके बारे में बात करनी चाहिए. You need to talk to people, you need to talk amongst yourself. आपस में बात करें, और अगर आपस में नहीं सुलझा पा रहे, मे बी किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें so that helps. जरूरी नहीं है हर बारी हर चीज सिर्फ मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में बात करके सॉल्व. So that's why I think today जो यूथ है दे आर एबल टू गो आउट एंड टॉक अबाउट इट एंड टेक हेल्प. आज वो स्टिग्मा और स्टीरियोटाइप थोड़ा कम हो रहा है अबाउट रीचिंग आउट टू प्रोफेशनल्स एंड टेकिंग हेल्प एंड सेइंग हे आई नीड हेल्प. And that should be done. Yes, that 100% should be done because there's no problem in taking help. So if I talk about, अगर मैं Gen Zs की बात करूँ, they prefer mental peace and self-respect. Absolutely. And more togetherness, right? Right. बट हम मेरी जैसे जो एज के पर्सन हैं, कपल हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, जो होने जा रहे हैं, दे जस्ट स्टक, क्योंकि उनकी वैल्यूज जो है उनके पेरेंट्स वाली चलते आ रही हैं. बट
वो बनना चाहते हैं जेनजीज की तरह थोड़ा सा कि हाँ भाई एक लाइक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है, मेंटल पीस इम्पॉर्टेंट है, तो स्पेशली इस जनरेशन के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे रिलेशनशिप गोल्स के लिए? सो जो रिलेशनशिप गोल्स हैं एक्चुअली दे आर वेरी मफल्ड, बहुत कंफ्यूज्ड, टाइम ही बड़ा कंफ्यूज्ड है। आप देखो एक नर्सरी का बच्चा भी उतना ही बेचारा कंफ्यूज्ड है पढ़ाई को लेके। आप अपने पेरेंट्स को देख लो, वो भी बेचारे कंफ्यूज्ड है, चाहे वो फोन चलाना हो, चाहे वो हमारी बातें समझना हो या हमारे बच्चों की बात देखनी हो। सेम वे रिलेशनशिप्स भी उसी कैटेगरी में आते हैं, कंफ्यूजन। और प्रॉब्लम वही है कि देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग, बदल रहे हैं, बट वो बदलाव वो हम कितने एक्सेप्टिंग हैं, कितना हम दे पा रहे हैं, कितना हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज माई प्रॉब्लम। क्योंकि कभी कभी मुझे तो लगता है कि हम एक्सपेक्टेशंस की वजह से रिलेशनशिप को गोल्स तक ले ही नहीं जा पाते। आपकी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द अदर पर्सन इज सो बिग दैट इट एक्चुअली स्पॉइल्स या वो उस पूरे रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को ही उतार देता है। जैसे आई टेल यू अ रीसेंट केस, अ हस्बैंड वाइफ, द वाइफ वाज टेकिंग सेपरेटली थेरेपी, हस्बैंड अलग थेरेपी ले रहे थे। दोनों के बीच में आई वाज ट्राइंग टू हैंडल एंड मेक देम कम टू अ कॉमन कंसेंसस टुगेदर। एक हफ्ता द वाइफ मैसेजेस एंड सेज, एक हफ्ता मैंने सब कुछ किया जो मुझे बोला गया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। बट उसका आउटकम दैट शी इज एक्सपेक्टिंग इज कमिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, जहां हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं गिव एंड यू विल गेट। राइट, आज आपको एग्जाम्स खत्म होंगे, आपने अच्छे मार्क्स लाए, हम आपको ये गिफ्ट्स देंगे, हम आपको वो गिफ्ट्स देंगे। देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि मुझे सिर्फ वो एक्शन करना है जिसका मुझे रिस्पॉन्स या रिएक्शन मिले। सो शी इज ऑल्सो ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर, राइट? तो होता क्या है, जब आप एक्सपेक्टेशंस और रिटर्न्स के चेंज में रहते हैं और उम्मीद में रहते हैं और वो आपको ना मिले, तो जो थोड़ी बहुत ग्रोथ आप ला रहे हो वो भी नहीं आ पा रही। शी इज नॉट एबल टू सी कि एक हफ्ते में लड़ाई नहीं हुई, साथ रह रहे हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव है। बच्चे का बिहेवियर नॉर्मल हो गया क्योंकि पेरेंट्स ठीक चल पा रहे थे, रेगुलेट हो गया था नर्वस सिस्टम। बट व्हाट वाज हर रिएक्शन कि I was not getting what I want. And I want to fix it forever. Nobody can fix it. Only you can fix. And you cannot fix others. आप किसी और को नहीं fix कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच, अपने मन की तरीके जिससे आपको काम करना है, actions और अपना नजरिया, सिर्फ वही बदल सकते हो, nothing else. क्योंकि जहां मेरी उम्मीद होगी कि सामने वाला मेरे लिए बदले, वो तो हो ही नहीं सकता। और प्रॉब्लम हमारे जैसे मिलेनियल्स की यही है कि हम उन रिलेशनशिप गोल्स में फंसे हुए हैं जहाँ हमें आजकल के बच्चे जो हैं, जो जेनजीज हैं, उनका वो सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ सपोर्ट, सेल्फ हेल्प सारा कुछ दिखता है। बट हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं। हमारे पेरेंट्स को हमने देखा है who have suffered, who have wanted us to do best, who have wanted that you know their children be successful. उन्होंने अपनी choices सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए गिव अप करी। तो हमारे में वो एक दुविधा है कि हम इसमें से बाहर कैसे निकले। तो कभी कभी ऐसे लगता है that we are neither here nor there, but the reality is हम वो कड़ी हैं इस बदलाव की। अगर हमने अपने आप में इस बदलाव को महसूस किया और समझा, I think we will be able to take this forward not only for the generations but हम अपने लिए भी बहुत सही कर पाएंगे। आज हमारे फादर मदर स्मार्टफोन की जनरेशन से ना होके भी स्मार्टफोन्स के साथ एंड दे मैनेज टू लर्न, उनकी लर्निंग कैपेसिटी। अब यही चीज अगर उल्टी करके मैं अपने बच्चों पे लाऊं या अपने छोटे वाले बच्चों पे लाऊं और उनको बोलूं जी आपको तहजीब, एटिकेट्स, आपको बड़ों से बात करना, दोस्ती निभाना, पेशेंस रखना, ये सारी क्वालिटीज और वैल्यूज जब हम पास करने की कोशिश करते हैं, मे बी दे आर नॉट सो रिसेप्टिव। और वही चीज की कड़ी हम बने हुए हैं, जहाँ हम अपने पेरेंट्स को भी पकड़ के रखे हुए वैल्यूज भी हैं। एग्जैक्टली। एंड हम अपने बच्चों की ये जो सेल्फ सपोर्ट, सेल्फ नीड की हैबिट है, इसको भी हम प्रमोट करके बोल रहे हैं ओके यू हैंडल, यू टेक इट फॉरवर्ड। अगर मैं आज अपने 17 ईयर ओल्ड को बोल सकती हूँ
भाई तेरी अपनी जिंदगी है, आप सही जा रहे हो जहाँ आप जा रहे हो। बस अंदर से एक वो पेरेंट्स वाली आवाज आती है कि मुझे मत भूल जाना, या फिर कि हम भी पीछे खड़े हैं, बिकॉज यू वांट टू बी माइंडफुल। हमने अपने पेरेंट्स को आंसर दिया हुआ है, मैंने आपको कहा था मेरे लिए करो, आपने क्यों किया? आज जब बच्चा मुझे बोलता है कहीं ना कहीं, सो दैट इज वेयर आई थिंक गोल्स आर अक्रॉस सब लेयर्स में वो गोल्स हैं रिलेशनशिप के, बस तरीके फर्क है। एंड आई थिंक द मिलेनियल्स आर द बिगेस्ट लिंक in this transition and this shift of people। इस transition को अगर हम बदलाव को positively अपने पे apply करें, I think we'll do a good job for the coming generations also। So I'm getting little bit back। You said कि जो आपके clients की story आपने share की कि उन्होंने एक हफ्ता वो सब किया जो बोला गया, I'll pick बोला गया वर्ड, कि उनके शायद अंदर से नहीं था, मे बी किसी ने सजेस्ट किया, मे बी आपने सजेस्ट किया कि ये करना है तो मे बी चेंज हो सकता है। सो ये भी रीजन है कि वो खुद से नहीं पर्सन करना चाहता, किसी के कहने पर वो कर रहा है, मे बी इसीलिए वो अपना 100% नहीं दे पाता। एब्सोल्युटली, बहुत वैलिड पॉइंट है कि सामने वाले को बोला गया तो सामने वाले ने ट्राई किया, नुस्खे की तरह, हैक की तरह, कि हम कहीं से कुछ रील देखते हैं, कोई पॉडकास्ट सुनते हैं, हमें लगता है हम भी अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं, फिर हम 2-3 बार ट्राई करते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं। सो जब ये चीज अंदर से नहीं आ रही, प्रॉब्लम ये है कि वहां पे एक लॉक सिस्टम हो गया कि एग एंड चिकन, पहले क्या करें? या तो मैं उम्मीद करूं कि सामने वाला पहले चेंज होके मेरे पास आए, बट तब तक मैं अनहैप्पी रहूं, या आपको कोई बोल रहा है कि आप ट्राई करो, या आपने कुछ सोचा अच्छा चलो मैं ये ट्राई करती हूँ या वो ट्राई करती हूँ, आपने ट्राई किया, बट प्रॉब्लम वाज नॉट द ट्राई, प्रॉब्लम वाज नॉट कि आपने मन से किया है, नहीं, क्योंकि मन से तो किया, पूरी कोशिश और शिद्दत से किया, प्रॉब्लम ये थी कि सामने कैरेट दिख रही थी, आदत कैरेट देखने की है, आदत सामने एक रिवॉर्ड की है कि मुझे वो रिवॉर्ड चाहिए। और आगे जाके आई थिंक विद द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल एंड न्यूक्लियर फैमिलीज दैट वी हैव, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमें कैरेट वाली जो स्टोरीज और थ्योरीज है, जो रिवॉर्ड सिस्टम्स की है या फिर कॉज एंड इफेक्ट की है, कॉन्सिक्वेंसेस की है, These are slowly going redundant। हम इन चीजों को कम यूज कर रहे हैं। हम बच्चों के लिए भी पेरेंट्स को यही सलाह देते हैं कि बच्चे को ये मत बोलो कि आप जीते हो तो आपको डिजर्व, आपको मिलेगा। एग्जैक्टली, आप बच्चे को बोलो आप अच्छा कर रहे हो, आप खुश हो, तो यू डिजर्व टू फिगर फॉर योरसेल्फ, आपको क्या चाहिए और आपको क्या मिलेगा, ये आप सोचो और आपके हिसाब से सोचो। इट शुड नॉट ऑलवेज बी अ कोरिलेशन। जहां मैं सिर्फ कोरिलेशंस बनाऊंगी, बच्चा भी वही कोरिलेशन करेगा। जैसे इस बात पे मुझे एक चीज याद आ रही थी, एक क्लाइंट है मेरे पास, ही इज 27, Okay। he has changed 9 jobs 9 jobs in the last 3 years। 7 years। हाँ जी, and he is an engineer from one of the best institutes of the country। जब थोड़ा सा उसको मैं पीछे लेके गई टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, तो the problem was not the jobs, problem was again उम्मीद, expectations। Okay। और expectation थी कि सब मेरे हिसाब से चले, क्योंकि बचपन से, क्योंकि मैं ब्राइट चाइल्ड हूँ, तो सब मेरे हिसाब से चले गए, और जहां मुझे मेरा हिसाब नहीं मिला वहां मैंने बोला चेंज। एंड कहीं ना कहीं बच्चे इस चीज को एक आइडियोलॉजी और एक कंडीशनिंग की तरह लेते हैं, जहां पेरेंट्स को बोलेंगे आज ये नहीं अच्छा, पेरेंट्स बोलेंगे अच्छा चलो हम आपके लिए ये कर देते हैं। हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखा पा रहे कि रेजिलियंस, परसिवियरेंस या मेहनत क्या है, कि आप रुको, आप थोड़ी सी कोशिश करो, थोड़ी एडजस्टमेंट, थोड़ी सी कोऑपरेशन, थोड़ी सी पेशेंस रखो, थोड़ा संयम रखो। हम अपने बच्चों को तुरंत, वी फील हमारी जॉब है प्रॉब्लम सॉल्वर्स, बट मैं प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनना चाहती हूँ। एज पेरेंट्स आई थिंक हमें अपने आप पे ये होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग दैट हम बच्चों की लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्वर्स नहीं हैं, हम रिसोर्स बिल्डर्स हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्वर्स नहीं हैं। प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में बनती जाती है,
आप 4 सॉल्व करोगे, वो 5 और लेके आएंगे। आप 5 और सॉल्व करोगे, वो 6 और लेके आएंगे। बट अगर मैं उनके लिए रिसोर्स बिल्डर बनती हूँ, जहां मैं उन्हें बताती हूँ आप में इतना कॉन्फिडेंस है, आप इतनी अच्छी तरह से ये चीज कर लेते हो, मुझे भी सीखनी है, मुझे भी आपसे ये चीज सीखने को मिलती है। मैं अपने बच्चों को बहुत बार बोलती हूँ कि जब लड़ाई होती है या कुछ गुस्से में बातचीत होती है तो मम्मा बुरी तरह से बिहेव करती है, आप भी कभी कभी करते हो, बट आई थिंक मुझे आपसे सीखना है आप पेशेंस कैसे रखते हो, बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू। एंड जब आप अपने बच्चों को ये कहानी देते हो ट्विस्ट करके, सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम पेरेंट्स के साथ है जब वो ज्ञान देते हैं, वो नहीं सुनना चाहते, चाहे वो 5 साल के हो या 25 साल के हो, ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। आई थिंक हम में से किसी को तो बिल्कुल नहीं चाहिए। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ज्ञान एंड बच्चे, इंस्टेड ऑफ ज्ञान, जब मैं अपने बच्चे को अपनी नीड ऑफ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन उसे बनाऊं कि मुझे आपसे ये मिल रहा है, मुझे आपसे ये समझ आया, आई थिंक दैट मेक्स देम फील मोर पावरफुल अबाउट देमसेल्व्स। जब किसी को ये लगता है ना कि मेरे माँ बाप मुझसे समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, आई थिंक दैट मेक्स देम वैलिडेटेड एंड मोर कॉन्फिडेंट, more motivated to do much better for their parent. 100%. And not only parents, as good human beings. कि मैं अगर अपनी मम्मी को सिखा सकता हूँ तो मैं किसी और को भी सिखा सकता हूँ, और अगर मेरे में इतनी ही कला है कि मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ, कुछ तो मेरे में भी सही होगा। सो द मोटिवेशन लेवल ऑफ द चाइल्ड अपने आप के लिए बेटर करने में ऑटोमेटिकली बार रेज हो जाता है। तो अभी आपने बच्चों के पर्सपेक्टिव की बात की, इन केस बच्चे जब देखते हैं उनके पेरेंट्स फाइट करते हैं या उनके बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, सो हाउ दे बिहेव और उसके ऊपर कैसा लाइक अफेक्ट होता है बच्चों के ऊपर? बच्चे हर चीज नोटिस करते हैं, आप उन्हें बताएं ना बताएं, घर में जो भी छोटी से छोटी चीज या घटना घटती है, आई थिंक बच्चे उसका सबसे पहले विटनेस और उसका सबसे पहले मिरर होते हैं, आईना होते हैं। अगर आपके घर में तनाव है, चाहे कोई भी रीजन से हो, लड़ाई हो, आर्थिक हो, कोई भी रीजन से आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, आपके बच्चे के मेंटल हेल्थ और बिहेवियर में आपको वो रिफ्लेक्ट करेगा, और वहीं से बच्चा उस चीज को अपने अंदर इंडिविजुएट करता है, अपने अंदर ले जाता है, और वो बच्चा फिर अपने अंदर उस चीज को कैसे प्रोसेस करता है वो तो हम सोच ही नहीं सकते। जैसे मुझे याद है ग्रेड 7 या 8 में मुझे लगता था कि मेरे मम्मी पापा का डिवोर्स हो रहा है, क्योंकि वो लोग इतना लड़ते थे, बट दैट इज नॉट द रियलिटी, क्योंकि लड़ाई नॉर्मल है। बट क्या हम माँ बाप अपने बच्चों को ये बात बोलते हैं कि हम लड़ाई करते हैं? लड़ाई, difficult situations, difficult conversations, disagreements are a part of a healthy relationship. हम अपने बच्चों को ये बातें तो बताते ही नहीं है, हम उन्हें ये नहीं बताते हैं कि रिलेशनशिप में तनाव भी जरूरी है, क्योंकि वो तनाव से ही आपस में कमजोरी नहीं मजबूती आती है, और हम एक स्टेज क्रॉस करके ऊपर बढ़ जाते हैं। एब्सोल्युटली। और वही चीज आई थिंक जब हम बच्चों के सामने चीजें या घटनाएं होती हैं, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, बहुत जरूरी है आप अपने बच्चे से अगले दिन या जब वो थोड़ी स्थिति नॉर्मलाइज हो उसके बारे में बात करें, क्योंकि अगर आप बच्चों से बात करेंगे तो उनका जो एक वो भ्रम है, जो उनकी कहानी है, वो थोड़ी सी हटेगी और रियलिटी वहां आएगी। अगर बच्चे को बोला जाए कि बेटा ये नॉर्मल था, थोड़ी सी लड़ाई ज्यादा थी, जैसे आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं अपनी डॉटर को जरूर बोलती हूँ, अगर शी विटनेसेस, अगर उसने कुछ ऐसा देखा जो थोड़ा सा तनावग्रस्त हो सकता है, तो आई गो एंड टेल हर आई एम सॉरी, आपको ये देखना पड़ा, बट रिमेंबर वन थिंग कि पापा एंड आई बोथ लव यू, वी आर टुगेदर, यू डोंट नीड टू वरी एंड यू विल ऑलवेज बी आवर प्रायोरिटी। आप हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी हैं, आप चिंता मत करें। बट रिलेशनशिप्स में डिसएग्रीमेंट कभी कभी मैंने कहा, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, मैंने कहा, चलता रहता है। हाउ डू आई मेक अ चाइल्ड अंडरस्टैंड कि आगे जाके रिलेशनशिप्स जब वो बनाएंगे, डिसएग्रीमेंट्स की जगह बनानी पड़ती है। सिर्फ मेरी आवाज नहीं, सामने वाले की भी आवाज की जगह रखनी है, चाहे वो औरत हो या मर्द।
सो दोज कॉन्वर्जेशंस अगर बचपन से हमारे बच्चों को ये बात नॉर्मलाइज तरीके से बताई जाए, आई थिंक दैट इज हेल्दी फॉर देम इन देयर फ्यूचर रिलेशनशिप्स ऑल्सो. And if I talk about divorce cases, divorce cases are increasing. There can be many factors. जो फैक्टर्स ऑलरेडी हम अभी तक की कन्वर्सेशन में कर चुके हैं. कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, या हमें बताया ही नहीं गया, सिखाया ही नहीं गया, हम अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देख के आ रहे हैं, वो डर भी है माइंड में. देयर कैन बी मेनी फैक्टर्स, सो प्लीज क्लियर दिस पॉइंट. So, divorce or separation between parents या एक couple का अलग होना, I think it is very important to understand कि कहानी पीछे कुछ भी हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग खो गई. वो अंडरस्टैंडिंग चाहे आप लव, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट की रखें, कॉन्फिडेंशियलिटी की रखें, दूसरे लोगों को रिलेशनशिप में ना लाने की रखे, एक दूसरे की प्रायोरिटी बनना या ना होना, वो भी एक चीज है. लॉयल्टी, इनफिडेलिटी, बहुत सारी कहानियां हैं. बट आई थिंक आजकल जो मैं केसेस देख रही हूँ, एंड आई वर्क विद अ लॉट ऑफ दीज लॉयर्स, तो उसमें मैंने नोटिस किया है बहुत बार सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग कि हमारी लाइफ, हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हम एक दूसरे के साथ नहीं चल पा रहे, हमारे गोल्स अलग हैं, हमारी वैल्यूज अलग हैं, हमारी थॉट प्रोसेस अलग है. पीपल डोंट वांट टू ट्राई आल्सो टू मेक दैट रिलेशनशिप ग्रो. मैं ये नहीं कह रही कि हर एक ने ट्राई नहीं किया, बिकॉज कुछ रिलेशनशिप शायद आर मेंट टू बी एंडेड आफ्टर अ पॉइंट. कभी कभी जर्नी को एंड करना इज मच बेटर देन कीप थ्रोइंग ईच अदर ऑफ द बस. तो बहुत जरूरी है हमें ये समझना कि उस जर्नी में जो दिक्कतें हैं वो रिजॉल्व हो सकती हैं. हम अपने पार्टनर के लिए थोड़ी जगह बना सकते हैं. प्रॉब्लम ये है तमन्ना कि जगह हम अपने पार्टनर के लिए बनाते हैं. आप समझिए, दो लोग एक बस में बैठे, बस चली, पार्टनर ने कहा मेरे पास आके बैठो, हस्बैंड हो या वाइफ हो. दिक्कत कहाँ आती है? मेरा बैग तो मेरी सीट के नीचे है, तुम आए हो, तुम बैठो, तुम्हारे बैग को जगह नहीं है. जब मैं अपने पार्टनर की थॉट्स, आइडियाज, स्टोरीज, कहानियां, प्रॉब्लम्स, जो भी उनका बैगेज है, जब मैं उसको जगह नहीं दूंगी, ऑटोमेटिकली वो सीट से उठ जाएंगे, क्योंकि उनको अपना बैग भी तो चाहिए. तो लिटरली दो लोग, उनका सामान, सारा कुछ एक सीट पे फिट करना, वो भी एक साइंस है और एक आर्ट है मैरिज को चलाना. एंड डिवोर्स केसेस इसीलिए भी ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वो एक्सेप्टेंस, ओपननेस और एक वो एक कनेक्शन शायद नहीं फील हो रहा. एंड दैट इज व्हाई रिस्पेक्टफुली पीपल आर एक्चुअली गोइंग इन फॉर पीसफुल डिवोर्सेस. जरूरी नहीं है सिर्फ लड़ाई हो, ट्रॉमा हो, नेगेटिविटी हो, किसी को तंग किया हो तो डिवोर्सेस होते हैं. I think amicable divorces have become the new normal of this coming generations, which I have experienced without realizing कि उसका effect हमारी families, हमारे बच्चों पे क्या है. But there are two ways to look at it actually. When we're talking about divorce, एक तरीका उसको सोचने का ये है कि it's better to be happy and not be stuck in a marriage which is unhappy. And the other thought process is कि अगर हम साथ अपने बच्चों के लिए हो सकते थे तो हम अपने बच्चों के लिए अपना सैक्रिफाइस तो हम दे ही सकते. क्या हो गया, हमारे मम्मी पापा ने भी तो यही किया है. तो वो जो कहानी है वो बहुत मुश्किल है एक स्टीरियोटाइप तोड़ना. That's why मेरा सेकंड क्वेश्चन इसी से ही था कि हमारी जो जनरेशन है, इवन आगे वाली भी जनरेशन, जिनके वैल्यूज जो है वो पेरेंट्स वाले ही चल रहे हैं, बट वो चाहते हैं पीसफुल लाइफ, मेंटल पीस चाहते हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, वो यहीं पर स्टक हो जाता है. राइट. एंड वो जो स्टकनेस है ना, कभी कभी उस स्टकनेस को एक डाउन टाइम की तरह देखें. चेक इन योर सेल्फ, योर कैपेबिलिटी, योर वे ऑफ लाइफ. आपको लगता है आप में कॉन्फिडेंस है टू स्टेप आउट एंड हैव अ मोर पीसफुल लाइफ, यू मस्ट गो अहेड. अगर आपको लगता है इट इज हेल्दी फॉर दिस फैमिली टू सेपरेट एंड द चिल्ड्रन गेट अ मोर पीसफुल चाइल्डहुड, आप वो चीज जरूर करें. पर अगर आपको, बहुत सारी औरतें जो मेरे पास आती हैं
They are not stuck in the thought process कि उनके parents ने क्या किया. They are stuck because they are not economically independent. And जब आप economically independent नहीं हैं या आपको confidence नहीं है to survive alone, उस चीज को आप इतना ज़्यादा अपने मन में कर लेते हैं that you are suffering, your partner is suffering, and your children are also suffering. But it is not their fault. किसी की गलती नहीं है. बट कभी कभी इन चीज़ों के बारे में बात करके, इन चीज़ों के बारे में डिस्कशंस करके, हेल्प लेके एक तरीके से अपनी मदद करनी चाहिए. बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में बात करें. सिर्फ सफ़र करने से प्रॉब्लम्स ही आएंगी. आपको सिर्फ डिजीजेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज या फिजिकल एलिमेंट्स मिलेंगे. आपने कभी ये सोचा कि फिजिकल एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी में आजकल इतने ज़्यादा हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज है या फाइब्रोमा, आई मीन देयर आर सो मेनी ऑफ दीज डिजीजेस व्हिच आर अ पार्ट, या जो ADHD, एडल्ट ADHD की जो हम बात करते हैं, दीज आर नॉट कम बिकॉज सडनली हवा बदल गई है या पोल्यूशन ले आया है इन प्रॉब्लम्स को. आई थिंक दीज आर ऑल्सो मैनिफेस्टेशंस एंड आउटकम्स ऑफ आवर थॉट प्रोसेसेस. जब आप मेंटली स्ट्रेस हैं और स्ट्रेन हैं, आपका ब्रेन वही वाला ब्लड और वही वाले सेल्स स्ट्रेस और स्ट्रेन के आपके हर बॉडी पार्ट में भेज रहा है. I can relate with it. 2024 में मुझे अल्सरेटिव कोलिटिस डिटेक्ट हुआ. ओके. सो ये जब मुझे पता चला कि ये सब प्रॉब्लम हो रही है, सो मैंने सिर्फ यही सोचा कि यार मैं तो कुछ बाहर का भी नहीं खाती, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ. उससे पहले मेरा प्रेगनेंसी फेज था, बहुत हेल्दी था सब कुछ. जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया. सो ही टोल्ड मी कि ये आपका ज़रूरी नहीं है कि आपके खाने, आपकी डाइट और आपकी लाइफस्टाइल की वजह से हो. इट कैन बी ड्यू टू योर मेंटल प्रेशर. और मैं पर्सनली ऐसी हूँ, अगर मैं इस पॉडकास्ट में बताऊँ कि मुझे अगर कोई चीज़ है वो अफेक्ट बहुत ज़्यादा डीपली कर जाती है, और उसका रिजल्ट जो है वो मैं आने वाले कुछ दिनों में ही देख लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे दिन में भी परेशान करेगी, रात में भी परेशान करेगी, अगले दिन भी परेशान करेगी चीज़ें, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होती. और मैं उसी में ही चली जाती हूँ. सो जब मुझे 2024 में डिटेक्ट हुआ, उसके बाद मैंने कंसल्टेशन ली, डॉक्टर से भी मेरा ये डिस्कशन होता था इसके ऊपर सब चीज़ें, तो मैंने अपने ऊपर वर्क किया थोड़ा थोड़ा, अब जाकर मैं इस चीज़ को चेंज कर पाई. सो फिजिकल एलिमेंट्स आर वन ऑफ सब. एक्चुअली फिजिकल एलिमेंट्स बहुत बड़ा एक आईना है हमें ये दिखाने का कि अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें. अनप्रोसेस्ड इमोशंस, स्ट्रेस्ड फीलिंग्स, जब अपने इमोशंस को हम नहीं बाहर निकालते, जब आपने इमोशन की कैन को ढक्कन लगा दिया और उसमें गैस भर रही है, वो किसी तरह से तो वो बर्स्ट होगा ही होगा. जैसे कोक का कैन है, बहुत देर तक उसको फ्रीजर में रखेंगे, इट इज गोइंग टू एक्सप्लोड. योर इमोशंस आर ऑल्सो इन योर बॉडी कैन, और वो किस तरह से फिर एक्सप्लोड होते हैं, वी जस्ट नो बाय टाइम. एंड आई थिंक वन ऑफ द चेक पॉइंट्स फॉर फिजिकल एलिमेंट्स इज आपकी बॉडी के 3 तत्व एक अलाइनमेंट में होने चाहिए. एंड दिस इज अ डिफाइंड स्टडी which says that your mind, your heart and your gut have to be aligned. अगर आपकी सोच, आपके विचार, आपका मन और आपके गट इश्यूज, आपका स्टमक, अगर ये तीनों अलाइनमेंट में है, you're okay. But when one of them is variated, अगर इनमें से कहीं पे भी प्रॉब्लम आपको दिख रही है, that means work needs to be done on your mental health. आपको अपने मानसिक स्थिति पर काम करना होगा. एंड आजकल अगर आप गट हेल्थ और इन चीज़ों का इतना ज़्यादा प्रचार हुआ है, नॉट बिकॉज सडनली हमें पता चला है कि हमारे गट में प्रॉब्लम है, पर वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इमोशंस अनप्रोसेस हो जाते हैं, तो वो फूड को भी रिजेक्ट करते हैं. एंड जब फूड रिजेक्ट होता है, ऑटोमेटिकली योर गट, योर लिवर गोस फॉर टॉक्स. ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू साइंस एंड रिसर्च, हमारे जो इंटेस्टाइन में है वो बैड बैक्टीरिया कम होने लगते हैं, और बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होने लगते हैं और गुड बैक्टीरिया कम होने लगते हैं. So if I move forward to our divorce topic, like great divorce, जैसे आपने बताया पीसफुल डिवोर्स को लोग प्रेफर कर रहे हैं, बट ग्रे डिवोर्स
लोग 20-25 साल एक साथ रहने के बाद फिर वो डिसीजन पर आता है कि लाइक वी हैव टू सेपरेट। या सो ग्रे डिवोर्स एक्चुअली का मतलब क्या है? ग्रे डिवोर्स मतलब सेम घर में रह के एक दूसरे से बात ना करना, हो सकता है ओपन मैरिज रखना, पर सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक साथ रहकर बातचीत ना करना, एक दूसरे की शक्ल भी ना देखना। यहाँ तक कि फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला जाता। दैट इज ऑल्सो अ ग्रे डिवोर्स वेयर एवरीथिंग इज अ शेड ऑफ ग्रे, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। हम साथ साथ हैं, हम दिखा सकते हैं, पर हम कितने अलग विचित्र और अलग अलग कमरों में सोते हैं, अलग अलग आउटिंग्स पे जाते हैं, बच्चों से बात भी अलग अलग करते हैं, टाइम स्पेंड अलग करते हैं बच्चों से, बात अलग से अपने लेवल पर करते हैं। बहुत बार ये ग्रे डिवोर्सेस जो आजकल हमें दिख रहे हैं, Why are they coming to light? आज क्यों दिख रहे हैं? करा तो हमारे माँ बाप ने भी बहुत बार यही है। आज ये इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमें आज थोड़ी हिम्मत है बात करने की, अपने पे इतना भरोसा है कि हम इसके बारे में बात करें, एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ सकें। अगर इस ग्रे को ब्लैक या व्हाइट करना है, वी आर नॉट वेटिंग, वी आर नॉट सफरर्स, वी आर एन इक्वल पार्ट ऑफ दिस कंपनी। सो अगर मुझे अपना ओनर्स लेना है, मुझे अपने पे काम करना है, आई एम ओके टू टेलिंग माई पार्टनर, या तो बात करते हैं या एग्जिट देते हैं। बट स्टेइंग टुगेदर इस ग्रे डिवोर्स का सबसे ज्यादा भुगतान सिर्फ और सिर्फ बच्चे कर, क्योंकि वो देख रहे हैं रियलिटी। हमें लगता है बच्चों को दिखता नहीं है, बच्चा हर इमोशन को प्रोसेस करता है। तो उसी तरह से these ग्रे डिवोर्सेस हैव एक्चुअली वर्सेंड द मेंटल हेल्थ सिचुएशन, क्योंकि आप सिर्फ सर्वाइवर हो, आप ना खुश हो ना किसी को खुशी दे पा रहे हो। सो इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग मोर केओस फॉर यू। और हम किसकी वेट कर रहे हैं? किसी बीमारी की। दैट इज वेयर इट कम्स कि आप किसी बीमारी या किसी अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम की वेट कर रहे हो जहां आप शायद एक साथ आओ, बट वो भी कोई गारंटी नहीं है। सो ग्रे डिवोर्स इज एक्चुअली मोर हैजर्डस टू लाइफ देन नॉर्मल डिवोर्स। एटलीस्ट उसमें ये तो है ना कि one person exits लेफ्ट और राइट, यहाँ पे नथिंग इज क्लियर, इट्स ऑल ग्रे। Then why they are together? They are only together in their head because of money, because of security, or because of their children. But ये नहीं realize हो रहा social society. Of course, society में I have to stand. I have to say I am Mrs. X or Mrs. Y. उसके बाद ही मुझे validation मिलेगी। Maybe he or she is like बहुत अच्छा earn कर रहे हैं और अच्छा status है, वो चला जाएगा। And society creates a lot of pits जहाँ आपको अपना आईना दिखेगा, और वो आईना फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उस आईने में आपको दिखेगा वो ग्रे भी और वो ब्लैक भी और वो वाइट भी। सो आई थिंक ग्रे डिवोर्सेस आर समथिंग दैट वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम। अगर आप दूर रह सके, इससे अच्छा बहुत सारे अलग टेक्निक्स और तरीके हैं अपने रिलेशनशिप को सुधारने के या किसी एक साइड पे जाने के। आप दो नाव में पैर तो वैसे भी नहीं रख सकते, पर जब आप दो नाव में पैर रखते हो तो डूबते सिर्फ आप हो, नाव नहीं। Right. So if I talk about open marriage cases, as per the recent survey, I'm not sure about its 100% correction, but they says that 60% of men prefer open marriages or prefer extramarital affairs, और जैसे कि बहुत easily वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे पर्सन से, ऑपोजिट जेंडर से। सो व्हाट यू वांट टू से? सो आई थिंक ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट हैज स्टार्टेड इन इंडिया आल्सो। था तो बहुत पहले से, जहाँ औरतों को पता भी था अगर पार्टनर्स बाहर जा रहे हैं वो अपनी घर की शांति बनाने में लगे हुए थे। आज ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट ये है कि हम दोनों साथ रह रहे हैं, पर तूने जो करना है तुम करो, मेरे को जो करना है मैं करूँ। एंड दैट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट ओपन मैरिज हैज इन अ फैमिली लाइफ। बट इस ओपन मैरिज में जैसे आपने कहा 60% मेन बिलीव कि यहाँ तो मैरिजेस ओपन हो और दे हैव देयर फ्री वे टू गो आउट एंड डू व्हाट दे वांट।
जरूरत क्यों है, पहली बात तो ये है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई इज दिस ओपन मैरिज सच अ कॉन्सेप्ट कि आज ये इसके बारे में प्रचार होने लगा है। ओपन मैरिज में सबसे बड़ा और इजी क्लॉ ये है, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर मैं मैरिड हूँ ए से तो इट्स ओके, अगर ए घर पर है और मुझे किसी और के साथ बाहर जाके कोई मेरी अपनी जरूरत पूरी करनी, आई थिंक इट्स ओके। बट व्हाई इज दिस हैपनिंग? क्योंकि कहीं ना कहीं दो लोग जो शादी में आए थे वो एक दूसरे की उस उम्मीद पे नहीं आ पाए, उनकी जरूरतें नहीं पूरी हुई, या उनको समझ ही नहीं आया कि सामने वाले को हैंडल कैसे करें या खुद को कैसे उसमें डालें। क्योंकि बहुत बार हम बड़े एंटाइटल्ड आते हैं कि मैं तो एक्स हूँ या मैं तो वाई हूँ, मेरे पेरेंट्स ने ऐसे किया है, आपको कैसे भी चाहिए, मैं तो ऐसे ही हूँ, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है कि जी मैं तो ऐसे ही रहूंगा या ऐसे ही रहूंगी, मुझे अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लगता है। आई नो लॉट ऑफ कपल्स एंड फैमिलीज जहाँ हर थोड़े दिनों में एक पार्टनर बाहर जाता है घूमने, कहाँ क्या कैसे, सिंगल पार्टनर कि मैं बाहर जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ या कहीं पे भी जा रहा हूँ, यू हैव योर ओन स्टोरीज जो भी आप कर रहे हैं, एंड देन यू कम बैक। सो ओपन मैरिज इज ऑल्सो बीइंग अवेयर कि आपको पता है आपका पार्टनर कहीं जा रहा है एंड मे और मे नॉट बी इनटू समथिंग, बट सबसे इम्पोर्टेंट है, इज इट ओके एंड हु डिसाइड्स इट? So I think personally, if it's okay or not, depends on those two people. Okay. आप और मैं as a society are no one to judge कि किसी की life में कितनी दिक्कत है. I am not proposing कि open marriage is okay, but I am definitely saying कि हम कोई जज नहीं है as society ये बोलने के लिए कि A गलत है या B गलत है। हमारी तरफ से हमें सिर्फ समझना है कुछ तकलीफ है A और B के बीच में जिसकी वजह से दोनों में खिटपिट है या दोनों में से कोई एक बाहर निकल गया या बाहर गिर गया, क्योंकि दिक्कतें रिलेशनशिप्स में आ रही हैं। हम टेक्नोलॉजी को देखें, हम इतने सारे दूसरे फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए, इनकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी गिर पड़ते हैं और उसमें हम एज सोसाइटी जज करते हैं। अब वही चीज एक आदमी करे कि उसकी जरूरत नहीं पूरी हो रही, वो बाहर जाए, एवरीवन सेज अरे वो तो आदमी है। यही चीज अगर वो औरत करे जहाँ उसकी जरूरत नहीं पूरी, उसकी सुनवाई नहीं हो रही, उसको कहीं से अटेंशन मिली और उसने वो अटेंशन ली तो वो बच्चलन हो गई। That's not fair, right? So as a society, I feel हमें ज्यादा ये अवेयर होना चाहिए कि हम किसी को स्टिग्मेटिक या स्टीरियोटाइप ना करें कि आदमी जेंडर ऐसा है और वाइफ जेंडर ऐसा है। नहीं, आई थिंक कहीं ना कहीं हमें उनकी तकलीफ समझनी है। एंड एज अ सोसाइटी वी डोंट प्रमोट व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग, वी प्रमोट अगर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के बारे में बात करें। एज पर योर एक्सपीरियंस, जो भी आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, तो ये जो आपने अभी शेयर किया, तो इसमें केसेस ज्यादा मेन के रहते हैं या फिर वुमेन के? You'll be surprised, Kamina. दोनों 50-50. See, you are also reacting as a society. No, क्यों तकलीफ क्यों नहीं हो सकती? And it is not our place to judge. हमें किसी ने वो ओहदा नहीं दिया या हमारी वो कैपेसिटी नहीं है कि हम एज सोसाइटी किसी को जज करें। आई थिंक एज अ सोसाइटी हमें उनके लिए एनवायरनमेंट इतना कंड्यूसिव करना है कि वो बात करके उस चीज को रिजॉल्व कर सके, और नहीं हो रही बात अगर उसके बारे में तो एक ठिकाना लगाएं, बट गोल गोल घूमते ना जाएं, क्योंकि गोल घूमने से आप सिर्फ खुद नहीं मिक्सी में चल रहे, आपके बच्चे, आपकी फैमिली और वो सामने वाला जो आउटसाइड मैरिज आपकी है वो भी तो घूम रहा है। सो आई थिंक ओपन मैरिजेस में आई थिंक द रेशियो इज प्रीटी मच इक्वल, बिकॉज औरतें भी आज बोलने लगी है क्या हो गया, अगर मेरी नीड नहीं पूरी हुई, मुझे अटेंशन इन्होंने तो कभी दी ही नहीं, तो अगर मेरे को सामने वाले ने अटेंशन दी तो इसमें गलत क्या है? लाइक इट्स अबाउट कि मेन को मोर फिजिकल नीड रहती है और विमेन को मोर इमोशनल। तो फिजिकल नीड तो अगर हम एक तरफ
रखे साइड में एक बार के लिए, तो वो जो इमोशनल नीड इन केस वो हस्बैंड पूरा नहीं कर रहा है, जो आपका पार्टनर पूरा नहीं कर रहा है, या लिव इन में पहले बहुत अच्छा था अब अच्छा नहीं है और बाद में जाकर अच्छा लग रहा है, दैट्स व्हाई ये एक्स्ट्रा मैरिटल और इन सब के केसेस जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होते हैं। सो एक बहुत जरूरी चीज जो आई वुड लाइक टू ब्रिंग आउट इज फॉर मेन इट इज फिजिकल इंटीमेसी दैट लीड्स टू इमोशनल इंटीमेसी. फॉर अ वुमन इट्स इमोशनल इंटीमेसी दैट लीड्स हर टू फिजिकल इंटीमेसी. अगर वो इमोशनली सेफ फील करती है शी वांट्स टू बी विद द मैन फिजिकली, whereas फॉर अ मैन वो फिजिकली इंटीमेट होके समझता है कि वो मुझे समझी है या नहीं, डू आई फील इमोशनली सेफ विथ हर, ही विल डिसाइड फिजिकली. ये एक नेचर का एक नियम टाइप है जिसमें बहुत बार ये देखा गया है कि एक वाइफ को जब पूछा जाए कि आप इंटीमेसी में व्हाई यू नॉट पार्टिसिपेटिंग, इट्स नॉट बिकॉज वो फिजिकल नहीं होना चाहती, बट कहीं ना कहीं उसे इमोशनल सेफ्टी नहीं मिल रही टू बी हरसेल्फ, and that is a very important part of her life. So I think physical intimacy and emotional intimacy दोनों ही जरूरी हैं for a relationship to function well. पर कौन सा पहले आएगा ये आप दोनों को डिसाइड करना है, ये समझते हुए कि ये दोनों की नीड है. अगर मैं सिर्फ आज ये सोचूं कि क्यों मैं उनकी नीड पूरी करूं, मेरी भी तो नीड है इमोशनल. आपको ये समझना है कि सामने वाला भी उसी नीड पे अटकेगा. प्रॉब्लम ये है कि फिजिकल नीड काउंट हो जाती है, क्वांटिफाई हो जाती है, बट इमोशनल नीड क्वांटिफाई नहीं होती, क्योंकि बोला ही जाता है तुम तो हर समय रोती रहती हो, तुम्हें तो हर समय ही यही चाहिए होता है, तुम बोलते हो सारा दिन बात करो बात करो बात करो. जैसे एक हस्बैंड वाइफ मेरे पास आते हैं, एवरी टाइम आई आस्क द हस्बैंड हाउ इज द रिलेशनशिप, ही सेज मैम हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता. And there is no physical intimacy there. When I ask the wife, she says हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि हम बात करने की capability में ही नहीं. They are talking about the same relationship, but perspectives are coming from different sides. और वो सोच जो है उस कड़ी को shift लाना. But the beautiful part is they are both taking therapy. And they are both able to understand. हम सामने वाले का ही तरीका और उनके सोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट बिकॉज मुझे उसे बदलना है, क्योंकि मैं उसे तो बदल ही नहीं सकती. आज अगर आप अपने बच्चे को भी ट्राई करो बदलना, बिल्कुल नहीं बदल पाओगे. बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज व्हेन आई एम टेकिंग एन अंडरस्टैंडिंग कि सामने क्या हो रहा है, टू अप्लाई ऑन माई सेल्फ एंड गेट बेटर फॉर माई सेल्फ. And I think a relationship works best with the joy of giving. जब आप बिना expectations के you learn to give, it works beautifully for the relationship. I think so. यही एक मैरिज है जिसमें ऑपोजिट जेंडर को आपको समझना है, उनकी नीड्स को समझना है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है, और तभी आपकी शादी जो है वो चल पाएगी. One more thing, आपने बताया कि प्रॉब्लम हर रिलेशन में होती है, नीड्स सभी की है, बट एक बात होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. एक मेरे पास इसके लिए 2 पॉइंट. एक है कि एक हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन नहीं है, एक फेज में. दूसरा फेज ये है एक हस्बैंड वाइफ में बातचीत हो रही है, विमेन फीमेल अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहती है, बट सामने वाला पर्सन जो है वो सुनना नहीं चाहता, अगर सुन रहा है वो समझ नहीं रहा. ऐसे ही ऑपोजिट भी हो सकता है, अगर एक पर्सन एक मैन है वो भी अगर फीमेल को बता रहा है तो वो भी ऐसे कर सकते हैं, बट चांसेस ज्यादा होते हैं कि मैन नहीं समझ रहे. ये क्या? सो व्हेन वी टॉक अबाउट एक रिश्ते की बात करते हो, स्पेशली बिटवीन हस्बैंड वाइफ, तो ये समझना है दैट मिसकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन कम ज्यादा होना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. एंड जब आपने ये भी कहा दूसरा साइड दैट यू नो हस्बैंड इज नॉट लिसनिंग, या तो वो सुनना नहीं चाहते या उनके पास कुछ बात करने के लिए नहीं, और दूसरा बंदा एक्सप्रेस कर करके थक गया है. व्हाट इज हैपनिंग इज, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं तो कुछ दे रही हूँ, मुझे सामने से मिल नहीं रहा. और आप बार बार उसी कहानी में घूमते जाते हो. तो कहीं ना कहीं ये सबकी लाइफ की एक
like everybody has the same rod or wire that actually aligns all of us. जैसे हम सब में खून दौड़ रहा है, उसी तरह से ये एक रिलेशनशिप का कि वो नर्व है जो सब में है, हर रिलेशनशिप में है. The key to these relationships or the positivity in these relationships is very handful. पहले अपने हस्बैंड या अपने वाइफ, आपको अपने पार्टनर से बात करना आना चाहिए. उसके लिए आप एक समय निकालें, लाइक हर हफ्ते डेट नाइट, कनेक्ट विथ योर पार्टनर, जहाँ आप और आपका पार्टनर है. यू आर नॉट विथ पीपल, यू आर नॉट विथ फ्रेंड्स, यू आर नॉट विथ द वर्ल्ड. सिर्फ आप दोनों ने एक दूसरे के लिए समय निकाला. अगर हफ्ते में एक दिन भी वो 2 घंटे निकलते हैं या घंटा निकलता है, कॉफी पीने चले गए, लंच पे चले गए, डिनर पे चले गए, एक एम्बियंस, एक तरीका है एक दूसरे की बात सुनने और सुनाने. दूसरा, टू बी एबल टू मेक स्पेस, जहाँ एक दूसरे को व्हाट्सएप्स दिन में एक्सचेंज किए. टेक्नोलॉजी को हम अपनी इन ज़रूरतों के लिए तो यूज़ ही नहीं करते. हम गालियाँ देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, कंप्लेन करने के लिए इतने बड़े बड़े इश्तेहार लिखते हैं. बट एक दूसरे को एक सिंपल आई लव यू दिन में 2 या 3 बार बोलना, या आई मिस यू, या आई एम ग्रेटफुल फॉर यू, कुछ छोटे ऐसे एफर्ट्स करने जिसमें आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं टू लेट द अदर पर्सन नो कि he matters to you or she matters to you. जब हम ये affection की चीजें करते हैं, it also gives us a boost in our head to feel loved and to feel that I am loving someone are both powerful enough like dopamine to give you that rush. ये डोपामिन स्ट्राइक होना, पॉजिटिव डोपामिन क्रिएट होना बहुत इम्पोर्टेंट है. And of course the third thing is to have an environment जहाँ हम आपस में बात करें. I think मैंने पहले भी एक बार कहीं कहा था कि एक छोटी सी गेम है जो आप अपने पार्टनर के साथ खेल सकते हो, which is रोज दिन खत्म होने से पहले एक दूसरे से पूछे what was good about today, one good thing of your day. आपके दिन की कोई एक अच्छी चीज की झलक हमसे शेयर करो, चाहे वो 5 मिनट की ये कॉन्वर्जेशन है तमन्ना, but it's very powerful. आप अपने पार्टनर को पूछे tell me one good thing of your day today. सामने वाले को आप एक मौका देते हो to review their day for a good thought. तो ऑटोमेटिकली ये एक पॉजिटिव कॉन्वर्जेशन है. ये अगर लड़ाई रोक नहीं सकती, ये मेमोरीज पॉजिटिवली क्रिएट कर सकती है. तो देयर आर 2 क्वेश्चंस. वन इज आपके दिन की सबसे अच्छी चीज जो आप मुझसे शेयर करना चाहो, एंड सेकंड इज 2 गुड थिंग्स अबाउट आवर रिलेशनशिप. तो हमारे रिलेशनशिप के बारे में रोज कोई 2 बातें बताओ. सामने वाला हंस के बोलेगा 1 या 2 बार भाई क्या हो गया, बट इफ यू डू इट हैबिचुअली, क्योंकि हम पैसे मांगना, कंप्लेन करना स्टाफ की, इन लॉज की, बच्चों की नहीं भूलते. बट ये डिस्कशंस अगर हम करने लगे कि 2 अच्छी चीजें या हमारे रिलेशनशिप के बारे में 2 चीजें जो तुम्हें अच्छी लगती हैं, इट विल क्रिएट not only dopamine, it will be a dopamine blast in our life. Because सोचिए अगर रोज आपको 2 चीजें सुनने को मिले, जरूरी नहीं है नई चीजें मिलेंगी. कभी कभी बोलेंगे मेरा सिर मत खाओ, कभी बोलेंगे बस कर दो, बट जब मौके पे अगर जरूरत होगी ना पार्टनर को सुनने की, उस दिन वही सारी बातों का अकाउंट आता है. हमारी प्रॉब्लम ये है स्पेशली इंडियन सोसाइटी में कि हम बनाते हैं अकाउंट्स सिर्फ गलत बातों का, अच्छी बातों का कोई अकाउंट नहीं है. बट अगर हम अच्छी बातों को अक्यूमुलेट करते हैं, जैसे मैंने कहा था रिसोर्स बिल्डिंग, आप किसी भी रिश्ते में अगर रिसोर्स बिल्डिंग करते हैं, इट ऑटोमेटिकली हेल्प्स कट द प्रॉब्लम्स. बट रिसोर्सेज बढ़ते जाते हैं. सो इफ एज अ पार्टनर, इफ योर पार्टनर सेज कि मुझे अच्छा लगता है दैट यू आर होम फॉर मी, और यू नो आई फील सेफ विथ यू, आई कैन शेयर एनीथिंग विथ यू, ये कहानियाँ बूस्ट नहीं मोटिवेट और प्रोपेल करती हैं. एक ऐसी स्टेटमेंट घर में करी हुई पूरी फैमिली को बाइंड करके रख सकती. और जब आपका मे बी डिफिकल्ट फेज होगा तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव मेमोरी आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगी और रिश्ता बरकरार रहेगा. जैसे आपने बताया ना ये गेम के बारे में,
तो मैं गेम नहीं, मतलब या मेरे अंदर से तो निकलता ही है, बट मैं भी अब उस चीज़ को कंसीडर करूँगी कि हाँ ये कंटिन्यू रहे। मैं हर थोड़े दिन बाद अपने पार्टनर को बोलती हूँ, या तुम मुझसे प्यार करते हो? वो कभी तो बोलता है हाँ। जब अगर वो हाँ बोल दे ना, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कितना। कहते कितना क्या होता है? मैंने कहा कितना मतलब बताओ। कहता मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। एक दिन तो ये जवाब आएगा, अगले दिन क्या आंसर आता है कि तो बार बार यही क्वेश्चन पूछते थे। जैसे आपने बताया कि हम मे भी उनसे दो चीजें अच्छी पूछे, कभी वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, कभी बोलेगा कि रोज ये वो। तो ये हम पार्टनर्स के बीच में कन्वर्सेशन होती रहनी चाहिए, सो दैट वो हम अपनी पॉजिटिव मेमोरीज क्रिएट करते हैं। एब्सोल्युटली। ओके मैम, मैरिज से रिलेटेड तो हमारे क्वेश्चंस हो गए, बट व्हाट अबाउट द प्री मैरिज डिस्कशंस? क्या क्या चीज़ों के रिगार्डिंग डिस्कशन होना चाहिए शादी से पहले? शादी से पहले आई थिंक टुडे हमारे बच्चों को ये अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो आपस में बात कर सके, डिस्कस कर सके उन्हें क्या चीज़ें करनी है, उन्हें अपने पार्टनर से क्या क्या उम्मीद है, उनकी तरफ से वो क्या कर सकते हैं, हाउ आर वी पुटिंग टू एंड टू टुगेदर। इनकी कॉन्वर्जेशंस जो प्री मैरिटल काउंसलिंग, हम एक वर्ड यूज करते हैं आजकल, प्री मैरिटल काउंसलिंग, जहाँ शादी से पहले हम दोनों को बुलाते हैं और दोनों से डिस्कशंस होती हैं कि व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग इन देयर पार्टनर, कौन सी चीज उनके लिए नेगोशिएबल है, कौन सी चीज नॉन नेगोशिएबल है। जैसे बहुत बार बॉयज आते हैं और कहते हैं मेरे पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट या मेरी फैमिली के साथ रहना इज अ प्री रिक्विजिट फॉर मी, रिस्पेक्टफुल। या लड़कियां आती हैं वो बोलते हैं मुझे एक हाउस हेल्प चाहिए। These are also parts and parcels of pre-marital prerequisites। कि हमें तो जी लड़की बोलती है मुझे तो मेड चाहिए, मैं अपने घर से ही लेके आऊंगी, घर से ही लेके आऊंगी। So these are the kind of conversations that I have experienced in pre-marital counseling। Apart from that, बहुत अच्छी और बहुत knowledgeable conversations भी होती हैं, जैसे कि मनी को रिलेटेड, इकोनॉमिक्स, शेयरिंग, सेविंग, घर कैसे चलाएंगे, बच्चे कब करने हैं, प्लानिंग। लाइफ इज अ लॉट अबाउट नॉट मी बट हाउ आई वांट टू एंगेज माय पार्टनर। प्लस माइनस जो भी हो, मैंने देखा है कि इफ दे रियली आर कनेक्टेड, वो ना उन चीजों को मैनेज कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। और सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी बहुत ओपन है टू एक्सेप्ट कि अगर उसकी जॉब शिफ्ट होके किसी दूसरी सिटी में है, आई विल टेक वर्क फ्रॉम होम, मैं भी शिफ्ट हो सकता हूँ। इट्स वेरी पावरफुल। तो बच्चों में आजकल मुझे ये अंतर कम लगता है बॉय गर्ल का। ऑफ कोर्स देयर आर आल्सो कल्चरल डिफरेंसेस ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, बट शिफ्ट और बदलाव आ रहा है। एंड प्री मैरिटल काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ कनेक्शंस मैंने देखा है उन्हें और मजबूत करते हुए। जब आप बच्चों को प्री मैरिटल काउंसलिंग कराते हो या बच्चे डिस्कस करना चाहते हैं विद अ थर्ड पर्सन हु इज प्रोफेशनल इन अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स, आई थिंक इट जस्ट मेक्स इट मोर पावरफुल फॉर दैट कपल। कि अगर लड़के को लगता है कि मेरी बात ही नहीं सुनी जाती, छोटी सी बात है, मुझे लगता है मेरी बात ही नहीं सुनी जाती, या लड़की को लगता है कि ये मुझे ना सीरियसली नहीं देख लेता, इसको अपने फ्रेंड्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। These are also conversations that come up in premarital counseling। बट लड़के को यही समझाती हूँ कि अगर तुझे लगता है कि तेरी बात नहीं समझी जा रही, तो आप बात करके एक जगह बनाओ, उसे बताओ कैसे आपकी बात सुने या कैसे समझे कि आपको बात करनी है। बिकॉज कभी कभी कम्युनिकेशन चैनल्स सबके सेम और समान नहीं होते। कुछ लोगों को बात करना अच्छा ही नहीं लगता, वो कहते हैं मेरा पार्टनर है, अपने आप समझ ले कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ। पर कुछ लोगों को लगता है नहीं, बात करो। तो अक्सर मैंने देखा है कपल्स के बीच में ना बात करने को लेकर भी झगड़े होते हैं कि नहीं करनी, सारा दिन क्यों इतनी बात करनी है, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि बात कर ही आगे बढ़ सकते हैं। सो हाउ डू यू कम टू मिडिल ग्राउंड? वहीं पर ये डेट नाइट्स, कॉन्वर्जेशंस, हैप्पी कॉन्वर्जेशंस बिकम अ पार्ट ऑफ इट। जैसे मैंने अपनी शादी में शुरू में ये डेट नाइट कॉन्सेप्ट शुरू किया था अपने हस्बैंड के साथ। एंड हर वीक मैं उन्हें कहती थी कि हर मंडे हम डिनर पे जाएंगे अकेले, जस्ट यू एंड मी। थोड़े टाइम बाद उन्होंने मुझे फीडबैक दिया, तो सारा दिन सबकी कंप्लेंट करती रहती है। तो आई रियलाइज्ड कि डेट नाइट मीन्स हैप्पी नाइट।
सिर्फ मेरी जरूरत नहीं है बात करने की, सामने वाला भी अपना एक चेंज, अपना रिलैक्सेशन चाहते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ नैगिंग सुननी है। सो हमें बातचीत में भी ये समझना है कंटिन्यूसली, यू हैव टू टेक अंडरस्टैंडिंग कि आपके पार्टनर को आपकी बात समझ भी आ रही है कि नहीं। आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। Great. I think so. One more factor that should be discussed before marriage is like about health. Female as well as male, उनकी health issues in case कुछ भी है, minor है, major है या कुछ भी है, that should be discussed. I think it's very very important that it should be a part of their discussions and their understanding of each other. Recently मेरे पास 2-3 ऐसे cases थे जहाँ एक पार्टनर को पता ही नहीं था कि दूसरा पार्टनर मेंटल हेल्थ की वजह से फॉर इश्यूज दे हैड इन देयर लाइफ, दे वर एक्चुअली स्ट्रगलिंग एंड दे वर ऑन साइकियाट्रिक मेडिसिन, और ये चीज दूसरे पार्टनर से छुपाई गई। सो उस पार्टनर को बहुत ज्यादा अपने आप में एक स्टिग्मा, स्टीरियोटाइप लगा, और उस पार्टनर ने अपने पे पर्सनली लिया कि मे बी आई एम नॉट वर्दी, मे बी आई एम नॉट गुड। उसका खुद का कॉन्फिडेंस भी खराब हुआ उसकी वजह से, एंड दैट अदर पार्टनर ऑल्सो वाज फीलिंग वेरी वेरी डिमिनिश्ड, बहुत स्मॉल फील कर रहा था। उसी के कंपैरिजन में एक और ऐसा कपल है फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट, एंड वहाँ जब गर्ल को 1 साल बाद पता चला कि the husband had gone through series of depression and bouts बार आते हैं, उन्होंने पूरा साथ दिया और पूरी तरह से उनके साथ थेरेपी भी ली, दवाई भी दिलवाई, and they both stuck to a different lifestyle ताकि उनकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। Today they are blessed with a child and they are together more powerfully than you and I can imagine. जहाँ बॉय को लगता है इससे बेटर पार्टनर नहीं हो सकता, और गर्ल को लगता है किसी को भी कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने कुछ ऐसा बड़ा नहीं किया, मेरे लिए मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है। सो व्हेन यू अलाइन, जब आपके गोल्स अलाइन होते हैं ना, तब आपको दिक्कत नहीं होती टू शेयर। पर हमें जब तक वो स्टिग्मा है कि नहीं बताना, कभी कभी पेरेंट्स कहते हैं बाहर नहीं बताना, कभी कभी कहते हैं कि बिल्कुल शादी के बाद पता चले, वो भी नहीं बताना। आई डोंट थिंक इट्स फेयर। आई थिंक इट्स ओनली फेयर कि वी आर ट्रू टू आवरसेल्फ एंड आवर पार्टनर्स। So let's move toward last question about live-in relationship. As per your experience, live-in relationship is good, bad or neutral? और इसके कुछ आपका एक्सपीरियंस, कोई स्टोरी? I think live-in relationships is a very personal choice, and like I said, हम as society are no one to comment on it. कुछ लोगों के लिए बहुत प्रैक्टिकल ऑप्शन है जहाँ वो सोच समझकर उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं एज मैरिज, अगर नहीं चलता तो छोड़ देते हैं। कुछ लोगों के लिए लिव इन मीन्स आज एक्स है तो कल वाई है, परसों जेड है। हर एक का अपना नजरिया है। आई डोंट थिंक एनीवन हैज अ राइट टू कमेंट ऑन समबडीज लाइफ, बट लिव इन में बहुत बार कपल्स जो हैं अगर शादी तक नहीं पहुंचते, there's a lot of hurt, pain, cheating and emotional despair leading to depression, leading to stress disorders and anxieties. So बहुत बार I think live in अगर अपने अंजाम तक ना पहुंचे तो थोड़ा सा डिजास्ट्रस भी हो जाता है, चाहे वो एक बॉय के लिए हो या एक गर्ल के लिए हो, बट लिव इन कैन बी अ लिटिल हैजर्डस एंड डेंजरस फॉर श्योर। सो ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट, तो मुझे सबसे पॉजिटिव पॉइंट पता है क्या लगा? आपने मोस्टली हर क्वेश्चन में ये पॉइंट जरूर रखा है, लाइक वी आर नो वन टू जज। हर किसी का पर्सनल पर्सपेक्टिव है, बट हाँ, हम किसी को बोल जरूर सकते हैं कि हाँ आप इस डायरेक्शन में मूव कर सकें, बट हमें जज करने का कोई मतलब नहीं। सो आई थिंक इन दैट तमन्ना देयर इज वन वेरी फंडामेंटल फिलॉसफी जो मुझे लगती है, हर इंसान अपनी लाइफ का एक्सपर्ट है। देयर इज नो एक्सपर्ट इन योर लाइफ और माई लाइफ मोर देन अस आवरसेल्व्स। तो मुझे ऐसे लगता है अगर मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं तो मैं सबसे पहले उन्हें यही कहती हूँ, अगर वो कहते हैं आप प्रोफेशनल हो, आप एक्सपर्ट हो, आई करेक्ट देम, यू आर द एक्सपर्ट इन योर लाइफ,
There is no one who has lived that experience. मैं सिर्फ यहाँ से बैठकर ये बोल सकती हूँ I understand, but actually you have lived that pain of the relationship, problem, behavior, or the result of something bad happening to you. So I feel judgment तो बहुत दूर की बात है, but if we are able to even give a listening ear, हम किसी को अगर सुन भी पाए without commenting, I think that's powerful. थैंक यू सो मच। और ये जो लास्ट की लाइन है कि लिसनिंग पार्ट, जो हम लोग कई बार कंसीडर ही नहीं करते, किसी को सुनना ही नहीं चाहते, जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, चाहे इवन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी। जो आजकल कई बार जो यूथ है या कोई भी पर्सन जॉब में भी अगर प्रॉब्लम फेस करता है, वो कहीं इस वजह से भी फेस करता है कि वो सुनना नहीं चाहता। करेक्ट। और यही प्रॉब्लम हम कई बार अपने रिलेशन में भी, हम ना बोलने के लिए सुनते हैं, हम सुनने के लिए नहीं सुनते। हमें सामने वाले का पर्सपेक्टिव सुनना नहीं है। बहुत बार मैंने नोटिस किया है जब फैमिलीज आती है थेरेपी के लिए, वो सुन नहीं रहे दूसरे इंसान को, या तो वो हंस रहे हैं, मॉक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, रिएक्शंस दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, और उनकी बातों को होल्ड कर रहे हैं कि अच्छा ये तुमने ऐसे कहा, तुम ये कह रहे हो। सो आई थिंक पर्सनली हम कभी कभी भूल जाते हैं सुनना सिर्फ सुनने के लिए, लिसन टू लिसन, नॉट टू कमेंट। थैंक यू सो मच मैम। आपके साथ पॉडकास्ट के बाद मुझे भी बहुत सारी चीज़ों पर क्लैरिटी मिली। एज अ पेरेंट हम क्या कर सकते हैं, एज अ पार्टनर हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so much, Tamanna. It was my pleasure, and I really enjoyed having this conversation. Same here. Thank you.